नसीब यूं मेरा जागा, दुरूद पढ़ पढ़ कर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है और उसका एहसान है कि हम एक अज़ीम इल्म को सीखने और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत से नवाज़े। इससे पहले मासबक में हमने इस इल्म की फ़जीलत समाअत फरमाई कि इस इल्म की फ़जीलत क्या है, और इसके ताल्लुक़ से हमने हुक्म शरई भी सुना कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं ज़वाजिर के हवाले से कि इस इल्म का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। और मज़ीद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से हमने ये भी सुना कि आप इस इल्म के फ़ुक़दान पर किस तरह इज़हार तअस्सुफ़ और इज़हार अफ़सोस किया करते थे। तो यकीनन ये इल्म इंतहाई क़ीमती, इंतहाई बेशबहा इल्म है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को बेशुमार उलूम व फ़नून से नवाज़ा था, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस इल्म की भी बादशाहत अता फ़रमाई थी। आप फरमाते हैं कि फ़कीर से पहले ये इल्म तो था, लेकिन इस काबिल न था कि कोई नावाकिफ़ फ़ायदा उठा पाए। फ़कीर ने इसका इहया किया और क़दीम व जदीद तहक़ीक़ात को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद ज़ाती तजर्बात व मुशाहदात इस्तेमाल किए और सदहा क़वाइद ईजाद करके इस इल्म को इंतहाई आसान बना दिया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस इल्म में हद ईजाद के दर्जे पर फ़ाइज़ थे, ईजाद के दर्जे पर फ़ाइज़ थे। आपने बेशुमार क़वाइद, सदहा क़वाइद इस इल्म के इस्तिख़राज फरमाए और उनके ज़रिए आपने इस इल्म को इंतहाई आसान बनाया। एक जगह और आप इरशाद फरमाते हैं कि इन उलूम पर कोई ऐसी किताब न थी जिनसे कोई नावाकिफ़ फ़ायदा उठा पाता। मैंने तहक़ीक़ात क़दीमा और जदीदा के साथ साथ सालहा साल के ज़ाती मुशाहदात व तजर्बात को इस्तेमाल करते हुए तहक़ीक़ी क़वाइद और जदाविल वग़ैरह तैयार किए हैं। फ़तावा रज़विया में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतअद्दिद मक़ामात पर जगह जगह पर आपने इस इल्म के क़वाइद से बहस की है और मुख्तलिफ़ मक़ामात के औक़ात भी इस्तिख़राज किए। औक़ात सलात के बाब में देखें, सहर व इफ़्तार के बाब में देखें, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इंतहाई नफ़ीस और नायाब तहक़ीक़ात के मोती बहाए हैं इस इल्म के ताल्लुक़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस इल्म को सीखने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फ़रमाए। फ़तावा रज़विया की 5वीं जिल्द में जहाँ औक़ात सलात का बाब है और 10वीं जिल्द में जहाँ सहर व इफ़्तार का बयान है, और इसके अलावा भी 27वीं जिल्द में और मुतअद्दिद मक़ामात पर 29वीं जिल्द में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इल्म के गौहर नायाब हमें अता फ़रमाए हैं। और हमें चाहिए कि इस इल्म को हासिल करने के साथ साथ उन मक़ामात का भी मुताला करें
कि जहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन उलूम के ख़ज़ाने रखे हैं। मेरे पास ये किताब है और मैंने आपसे कहा था कि मैं इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहीं से इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इस किताब को हासिल कर सकते हैं। इल्म तौक़ीत की तारीफ़। इल्म तौक़ीत वो इल्म है जिसकी मदद से दुनिया में, दुनिया के किसी भी मकाम के लिए तुलूअ ग़ुरूब, सुबह इशा, निस्फ़ुन नहार, मिस्ल अव्वल व सानी वग़ैरह के औक़ात बज़रिया कुल्लियाजात मालूम किए जाते हैं। और इस इल्म का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इल्म हयत से भी, इल्म फ़ल्कियात से भी। तो इल्म फ़ल्कियात कहते हैं कि इल्म हयत में चाँद, सूरज, सितारों और सैयारों वग़ैरह के तुलूअ ग़ुरूब, कैफ़ियत व वज़ा और समतो मकाम से बहस की जाती है। तो ये इल्म इंतहाई इल्म है। इस इल्म पर हमारे नमाज व रोज़ा की दुरुस्ती मौक़ूफ़ है। अब इस इल्म में कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात हैं, जैसे हर इल्म के लिए कुछ न कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात हुआ करती हैं, ऐसे ही इस इल्म के भी कुछ न कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात हैं। उन ज़रूरी इस्तिलाहात को पहले हम समझेंगे। तो देखिए, किताब का सफ़ा नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 5 पर हेडिंग दी गई है काबिल हिफ्ज़ उमूर। तो यह काबिल हिफ्ज़ उमूर ये वही इस्तिलाहात हैं कि जिनको समझना इस इल्म के लिए ज़रूरी है। इन इस्तिलाहात के बग़ैर हम इस इल्म को नहीं हासिल कर सकते। तो ये इस्तिलाहात कौन हैं? तो सबसे पहले ख़त्ते इस्तिवा। अब ये ख़त्ते इस्तिवा क्या है? तो इसके लिए हम पहले आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। हम बोर्ड पर जो है नक्शा बनाएंगे और उस नक्शा को बना करके हम ख़त्ते इस्तिवा को समझने की कोशिश करें। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारी दुनिया गोल है और इस तरीक़े से ये हमारी दुनिया गोल है और इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक ख़त फ़र्ज़ किया गया है। यह फ़र्ज़ी ख़त है, ये एक ख़त फ़र्ज़ किया गया। अब ये जो है हमारी, ये शर्क़न ग़र्बन है, ये हमारा मशरिक़ है और ये हमारा मग़रिब है। तो ये ख़त जो है शर्क़न ग़र्बन है और बिल्कुल बीचों बीच में फ़र्ज़ किया गया है। ये दुनिया को दो हिस्सों में तक़सीम कर देता है। इसे शिमाली दुनिया कहा जाता है और इस हिस्से को जुनूबी दुनिया कहा जाता है। तो ये दुनिया को दो हिस्सों में तक़सीम करता है और इसी ख़त का नाम जो है ख़त्ते इस्तिवा है। इसी को ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है। ख़त्ते इस्तिवा और इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। तो ये ख़त जो दुनिया को दो हिस्सों में तक़सीम कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं? ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है। और दुनिया का ये हिस्सा जो है इसे क़ुत्बे शिमाली कहा जाता है। क़ुत्बे शिमाली, ये शिमाल की तरफ है इसलिए क़ुत्बे शिमाली। और इसी के बिल्कुल मुखालिफ साइड में, अपोजिट साइड में ये हिस्सा जो है ये क़ुत्बे जुनूबी कहलाता है। क़ुत्बे जुनूबी, इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल कहा जाता है। तो ये ख़त जो दुनिया को दो बराबर बराबर हिस्सों में तक़सीम करे, इसी ख़त का नाम ख़त्ते इस्तिवा है। तो उसी को किताब में बयान किया गया कि ख़त्ते इस्तिवा वो फ़र्ज़ी ख़त जो ज़मीन को दो बराबर बराबर हिस्सों यानी शिमालन जुनूबन तक़सीम कर दे, उसे ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है। और इसी ख़त्ते इस्तिवा के बिल्कुल मुहाज़ी आसमान पर एक और
ख़त फ़र्ज़ किया गया तो उसे ख़त्ते मुअद्दिलुन नहार कहते हैं। ये बिल्कुल उसके बिल्कुल सीध में जो आसमान पर ख़त फ़र्ज़ किया गया है उसे ख़त्ते मुअद्दिलुन नहार कहा जाता है। और ये आसमान को जो है दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, शिमाली और जनूबी, शिमाली आसमान और जनूबी आसमान। तो ये ख़त जिसको हम देख रहे हैं जो दुनिया को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसी को ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है। अब उसके बाद है अर्ज़ बलद। किताब में अर्ज़ बलद कहते हैं ख़त्ते इस्तिवा से किसी मकाम की दूरी को। ख़त्ते इस्तिवा से किसी मकाम की कितनी दूरी है उसी को अर्ज़ बलद कहा जाता है, और इस ख़त्ते इस्तिवा से उस मकाम की पैमाइश की जाती है। आप ग्लोब में देखते होंगे, जिन लोगों ने ग्लोब देखा है, अभी मैं इंशाअल्लाह ताला ग्लोब भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो इस्तिलाहात हैं इसकी ये याद रखने की ज़रूरत है, इनको याद रखा जाए। अब आपने देखा होगा कि ग्लोब में जो होता है एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच में बनी होती है और फिर उसी के मुहाज़ी ये कुछ लाइनें और बनी होती हैं इस तरह से। तो ये जो दूसरी लाइनें इसके आसपास बनी होती हैं ये जो है अर्ज़ बलद की निशानदेही करती हैं। ख़त्ते इस्तिवा को 0 दर्जे पर माना जाता है। यह ख़त्ते इस्तिवा है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ताकि वाज़ेह रहे। इसको जो है 0 दर्जे पर माना जाता है। और उसके बाद ये जो लाइनें बनी होती हैं ग्लोब में जिनको आपने देखा होगा, तो ये 10-10 दर्जे पर बनाई जाती हैं। और एक दर्जा जो होता है ये 111.32 किलोमीटर का होता है, 111.32 किलोमीटर। तो ख़त्ते इस्तिवा से किसी मकाम की जो दूरी होती है, ये दूरी जो होती है ये अर्ज़ बलद कहलाती है। हम अपना अर्ज़ बलद जानना चाहते हैं तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो मकाम है, हम जहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, हमारा ये मकाम ख़त्ते इस्तिवा से कितनी दूर है। अब जितनी दूर है उसी हिसाब से उसके कुछ नंबरात मुतय्यन किए गए, कुछ दर्जे मुतय्यन कर दिए गए और उन्हीं को जो है अर्ज़ बलद कहा जाता है। जैसे बरेली शरीफ है, तो बरेली शरीफ जो है ख़त्ते इस्तिवा से 10 और 20 फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर वाक़ है, तो ये 79 दर्जा बल्कि 28 दर्जा 23 दक़ीक़े पर वाक़ है। 28 दर्जा और 23 दक़ीक़ा पर बरेली शरीफ वाक़ है शिमालन। और जब किसी मकाम का शिमाली या जनूबी अर्ज़ बलद ज़ाहिर करना होता है तो उसको जो है नॉर्थ या साउथ से ज़ाहिर करते हैं। अगर शिमाली है तो उसको नॉर्थ से ज़ाहिर करते हैं, और अगर जनूबी है, अब अगर कोई मकाम यहाँ पर हो तो उसको जो है फ़र्ज़ कीजिए वही 28 दर्जा और 23 दक़ीक़ा, इसको साउथ लिख देंगे। तो कोई मकाम हो तो उसको अर्ज़ बलद ख़त्ते इस्तिवा से जो उसकी करीब तरीन दूरी होती है इसी को अर्ज़ बलद कहा जाता है। तो कहते हैं अर्ज़ बलद, इसी को अंग्रेज़ी में लैटिट्यूड कहते हैं। ख़त्ते इस्तिवा से दुनिया के किसी भी मकाम की करीब तरीन दूरी यह अर्ज़ बलद कहलाती है। अगर वो मकाम ख़त्ते इस्तिवा से जानिब शिमाल हो तो अर्ज़ बलद शिमाली, और जानिब जुनूब हो तो अर्ज़ बलद जुनूबी कहलाता है। और ये जो होता है ये 0 से लेकर के 90 दर्जे तक होता है। अब जैसे ये हमारी दुनिया है और इसी के बीच में हमने ये ख़त्ते इस्तिवा फ़र्ज़ कर लिया, तो ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया एक गेंद की तरह है, गोल है। तो जब ये ख़त्ते इस्तिवा इस तरफ है तो यही घूम करके वो दूसरी तरफ भी होगा। और उसके बाद ये जो लाइनें हैं ये फ़र्ज़ कीजिए 30 दर्जे पर, और ये 60 दर्जे पर, ये 30 दर्जा और ये 60 दर्जा। और उसके बाद ये जो होता है नॉर्थ पोल ये बिल्कुल 90 दर्जे पर होता है। इसी तरह साउथ पोल जो होता है, साउथ पोल ये भी क्या होता है, बिल्कुल 90 दर्जे पर होता है। बस ये है कि इसको एन से ज़ाहिर करते हैं और इसको एस से ज़ाहिर करते हैं, साउथ। तो ये हुआ अर्ज़ बलद। अब उसके बाद देखिए किताब में तूल बलद दिया गया है। अभी इंशाअल्लाह ताला हम इसको ग्लोब में भी समझाने की कोशिश करते हैं। तूल बलद, ये जो
आपने ख़त्ते इस्तिवा अभी देखा, तो ये ख़त्ते इस्तिवा जो था, ये हमारा सूरज जो गर्दिश करता है, तो इस सूरज की गर्दिश पर और दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में फ़र्ज़ किया गया निज़ाम कुदरत कि जिस तरह सूरज गर्दिश कर रहा है, उसी एतबार से इस ख़त्ते इस्तिवा को फ़र्ज़ किया गया कि सूरज इधर आता है यहाँ तक और इधर आता है यहाँ तक, तो अब इन दोनों के बीच में ख़त्ते इस्तिवा ऐसे फ़र्ज़ कर लिया गया। तो ये तो सूरज की गर्दिश पर फ़र्ज़ किया गया, लेकिन ये निज़ाम कुदरत था, निज़ाम कुदरत के तहत यहाँ पर ख़त्ते इस्तिवा फ़र्ज़ किया गया। लेकिन अर्ज़ वो तूले बलद के लिए ये क्या है, किसी जगह को मबदा करार दिया गया। अब वो जगह कौन, तो जब हमारे असलाफ़ के ज़माने में हमारे अहले इस्लाम, हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गान दीन ये जो थे, जब ये साइंस और इल्म हयात वग़ैरह पर ज़ोर दिया करते थे, तो इन्होंने अपने ज़माने में जज़ायर ख़ालिदात को मबदा तूल करार दिया था। यानी हर जगह की पैमाइश वहीं से शुरू होती थी, जज़ायर ख़ालिदात से। फिर ज़माना बदला और जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद जो है श्रीलंका के किसी मकाम को मबदा तूल करार दिया गया और हर जगह की पैमाइश वहाँ से की जाने लगी। लेकिन 1844 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक सेमिनार हुआ, और इस 1844 के सेमिनार में लोगों ने बैठ कर के ये फ़ैसला किया, और लंदन के पास एक जगह वाक़ है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच वालों ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी रसदगाह और दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री ये हमारे पास है, लिहाजा मबदा तूल ग्रीनविच को करार दिया जाना चाहिए। तो अब उस सेमिनार में ये फ़ैसला किया गया कि अब मबदा तूल जो है ये ग्रीनविच है, तो अब वहीं से हर जगह की पैमाइश की जाती है। तो तूल बलद कहते हैं ग्रीनविच से किसी मकाम की दूरी। अब देखा जाएगा ग्रीनविच जो है, जो लंदन में है, लंदन से मुत्तसिल है कुछ किलोमीटर की दूरी पर, तो ये लंदन से जो ग्रीनविच तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये ग्रीनविच से जो मकाम जितने ज़्यादा दूर होगा वही उसका तूले बलद करार दिया जाएगा। मसलन फ़र्ज़ कीजिए अब ये ख़ुतूत जो हम खींचेंगे ये होंगे शिमालन व जुनूबन, शिमालन जुनूबन, ये हमारा शिमाल है और ये हमारा जुनूब है। ख़त्ते इस्तिवा जो है ये शर्क़न ग़र्बन है, ये जुनूब है। ख़त्ते इस्तिवा जो है ये शर्क़न ग़र्बन है। अब उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए कि ये यहाँ पर एक लाइन हमने खींची और यहाँ पर ये ग्रीनविच वाक़ है, तो अब इसी ग्रीनविच से जो दूरी होती है, मसलन ये 30 दर्जे की दूरी और ये 60 दर्जे की दूरी, इसी तरह इस तरफ भी ये 30 दर्जे की दूरी और ये 60 दर्जे की दूरी, और ये जो है 90 दर्जे, और फिर उसके बाद उसके पीछे जा कर के यही लाइन जो होगी जो पीछे आएगी तो वो 120 दर्जे, फिर उसके बाद में 150 दर्जे, 180 दर्जे, जो ये लाइन उस तरफ आएगी वो 180 दर्जे। फिर इसी तरह इस तरफ भी चलेगा, ये मगरिबी इलाका है ग़र्ब में और ये जो है मशरिक़ी इलाका है। इसी तरह इस तरफ भी चलेगा, ये 30 दर्जे, ये 60 दर्जे, ये 90 दर्जे। अब फिर उधर घूम जाइए तो ये 120 दर्जे, ये 150 दर्जे और ये 180 दर्जे। तो इसके पीछे की जो लाइन है वो बैक वक्त 180 दर्जे शर्क़ी भी कहलाती है और 180 दर्जे ग़रबी भी कहलाती है। शर्क़ी मकाम वो जो ग्रीनविच से मशरिक़ की तरफ वाक़ हैं उनको शर्क़ी कहा जाता है, और जो ग्रीनविच से मगरिब की तरफ वाक़ हैं उनको मगरिबी कहा जाता है। तो जो शर्क़ी हैं, मशरिक़ की तरफ हैं, उनका तूले बलद जो होता है ये शर्क़ी हुआ करता है। इस तरफ वालों का ये तूले बलद जो होगा ये शर्क़ी होगा, और इस तरफ वालों का जो तूले बलद होगा वो ग़रबी होगा। और इसको ज़ाहिर करने के लिए, अब जैसे इस लाइन पर ज़ाहिर करना है तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे 30 दर्जे ग़रबी शर्क़ी ईस्ट, और इसको ज़ाहिर करने के लिए इस तरफ ये 30 दर्जे वेस्ट। तो इस तरह से इनको ज़ाहिर किया जाता है। तो ये है तूले बलद, यानी किसी ग्रीनविच से किसी मकाम की जो दूरी है वो तूले बलद कहलाती है। तो उसी को बताया है कि तूले बलद यानी लॉन्गिट्यूड।
कहते हैं तूले ग्रीनविच, ग्रीनविच को जो है बिल्कुल 0 दर्जे पर माना जाता है, ये जो है 0 दर्जे पर होता है। तो कहते हैं तूले ग्रीनविच लंदन से दुनिया के किसी मकाम की दूरी तूले बलद कहलाती है। अगर वो मकाम तूले ग्रीनविच से जानिब मशरिक़ हो तो तूले बलद शर्क़ी, और जानिब मगरिब हो तो तूले बलद गरबी कहलाता है। और यह सिफर ता 180 दर्जे होता है, जैसे कि मैंने बताया 30, 60, 90, फिर वापस आ जाइए उधर से 120, 150 और 180। लेकिन सियासी तकसीम के बाइस कभी कभी ऐसा होता है कि सियासी तकसीम कुछ की जाती है तो उसके बाइस बाज़ मकामात पर 180 दर्जे से कमोबेश भी हो जाता है, 180, 190 भी चला जाता है, 200 भी चला जाता है। तो इस तरह कभी कभी सियासी तकसीम के बाइस जो है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है, लेकिन आम तौर पर जो है इसको 180 दर्जे तक ही माना जाता है। अब आइए हम इसको ग्लोब की मदद से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ग्लोब है और इस ग्लोब में आप गौर करें, देखें कि यहाँ ये बिल्कुल बीचों बीच में एक ख़त आपको नज़र आ रहा है। और ये ग्लोब का जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये शिमाली हिस्सा होता है, नॉर्थ पोल होता है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा ये जनूबी हिस्सा होता है, इसको साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर देखिए, गौर करें तो एक आपको ख़त नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बीचों बीच में, ये इस तरफ यहाँ पर ये जो ख़त है इसी को ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है। और फिर उसके बाद आप देखें तो गौर करें, आपको यहाँ पर कुछ लाइनें खींची हुई नज़र आ रही होंगी, जैसे ये लाइन ये 10 दर्जे पर है, ये लाइन ये 20 दर्जे पर है, इसी तरह ये लाइन ये 30 दर्जे पर है। तो इस तरह आपको ये कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये लाइनें जो हैं ख़त्ते इस्तिवा के जो मुहाज़ी हैं, जो उसके बगल में आस-पास में हैं, तो ये लाइनें जो है हमारे लिए अर्ज़ बलद को दिखाती हैं, अर्ज़ बलद की निशानदेही करती हैं। अब इसी से हम अपना अर्ज़ बलद पैमाइश करते हैं, इसी से हम अपना अर्ज़ बलद नापते हैं कि हमारा अर्ज़ बलद कितना है। अच्छा, अब उसके बाद में आप गौर करें तो लंदन कहाँ पर है, ये छोटा सा हिस्सा, ये देखिए मैं कोशिश करता हूँ लाने की, ये छोटा सा हिस्सा जो है ये लंदन है। अब इसी से थोड़ी दूर पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसी लाइन पर जो है, इस लाइन पर ये ग्रीनविच वाक़ है। ये लाइन हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, तो ये लाइन जो है जो आपको दिख रही है, इसी लाइन पर क्या है, ये ग्रीनविच वाक़ है। तो ये लाइन जो है ये 0 दर्जा है। अब उसके बाद में आगे बढ़ कर के ये 10 दर्जा, ये 20 दर्जा, ये 30 दर्जा, इसी तरह जो है इस तरफ तक, इस दूसरे हिस्से तक, अपोजिट तक, बिल्कुल उसी के सामने वाली लाइन जो होगी ये 180 दर्जे पर आएगी। और ये इलाका जो होगा जो ग्रीनविच से इस तरफ का है ये शर्क़ी इलाका कहलाएगा, और जो ग्रीनविच से इस तरफ का इलाका है ये गरबी इलाका कहलाएगा। और जो शर्क़ में ग्रीनविच से मशरिक़ की तरफ जो वाक़ होगा उसे तूले बलद शर्क़ी कहा जाएगा, और जो ग्रीनविच से मगरिब की तरफ वाक़ होगा उसका तूले बलद गरबी कहलाएगा। शर्क़ी को ई से और गरबी को डब्लू से ज़ाहिर कर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपने शहर का तूले बलद या अर्ज़ बलद जानना चाहें तो कैसे जानेंगे। तो अब आज के ज़माने में बहुत आसान है तूले बलद या अर्ज़ बलद को जानना। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कंपनी ही की तरफ से मैप पड़ा होता है। मैप में आप जाएं और मैप में जहां पर आप मौजूद हैं आपको वो करंट लोकेशन वहां की दिखाएगा, या जहां की भी आप सर्च करना चाहें आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ की करंट लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब उस करंट लोकेशन जब आपके सामने आ जाए तो आप वहाँ पर जा कर के किसी भी शहर का, किसी भी गली का, किसी भी महल्ले का, बल्कि किसी भी घर का अगर आप चाहें तो तूले बलद हासिल कर सकते हैं। कैसे? आप जहाँ का भी तूले बलद चाहते हैं जब उस मकाम पर पहुँच जाएँ तो वहाँ मकाम पर पहुँच जाने के बाद आप उसी पर थोड़ा देर तक ऐसे उंगली से प्रेस करें, उंगली देर तक रखे रहें। जब आप देर तक उंगली रखे रहेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक लाल पॉइंट बन करके आ जाएगा। वो रेड पॉइंट जब वहाँ पर बन करके आएगा तो ऊपर जो सर्च बॉक्स होता है उस सर्च बॉक्स में आप देखेंगे
तो कुछ नंबरात बन करके, जैसे आपने सर्च किया तो ऊपर जो सर्च बॉक्स होता है उसमें इस तरह से कुछ नंबरात लिख करके आते हैं। मैं इसको बिगाड़ता हूँ। तो ऊपर जो है कुछ नंबरात लिख करके आते हैं, लेकिन वो आशारी निज़ाम में होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए बरेली शरीफ के लिए मिसाल के तौर पर ये नंबर लिख करके आया 28.345517। तो ये अर्ज़ बलद सबसे पहले जो है उसमें अर्ज़ बलद दिखाता है, और उसके बाद में ये एक निशान लगा होगा सत्ता की तरह, और फिर उसके बाद में जो होगा ये आपको तूले बलद दिखा रहा होगा 79, 55, 42, 14। 79 के बाद ये पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से वो तूले बलद दिखा रहा होता है डेसिमल निज़ाम में, यानी आशारी निज़ाम में वो दिखाता है। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इल्म तौक़ीत में, वो डेसिमल निज़ाम में भी इस्तेमाल करते हैं, आशारी निज़ाम में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो सित्तीनी निज़ाम में इस्तेमाल किया जाता है। सित्तीनी निज़ाम का मतलब ये होता है कि वो 60 तक गिनती जाती हैं, बल्कि 59 तक जाती हैं, और 59 के बाद वो ज़ीरो हो जाती हैं। जैसे आप घड़ी में देखते हैं कि सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, तो ये 60 तक होते हैं। 60 तक क्या, बल्कि 59 तक होते हैं, और जैसे ही आगे 60 होता है तो घंटा बदल जाता है, मिनट बदल जाता है। तो इसी तरह उसमें भी होता है कि जैसे ही वो 60 पर पहुंचने वाला होगा, तो अगर वो सानिया है तो दक़ीक़ा बन जाएगा, अगर दक़ीक़ा है तो दर्जा बन जाएगा। और ये सानिया, दक़ीक़ा, दर्जा क्या है, इसको भी अभी हम बताने वाले हैं आपको। तो ये 60 दर्जे तक जो है 60 का जो निज़ाम होता है वो सित्तीनी निज़ाम कहलाता है। लेकिन आप जब मैप में सर्च करेंगे तो ऊपर जो सर्च बॉक्स में बन करके आएगा वो आशारी निज़ाम में बन करके आएगा। उसको समझने की ज़रूरत होती है। अब जब वो आशारी निज़ाम में बन करके आए और आप उसको सित्तीनी निज़ाम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप मोबाइल में लिखें कैलकुलेटर में, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कैलकुलेटर दिखाया था, तो आप ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। तो जैसे हमने क्या लिखा है 28, 34, 55, 17, 28 आशारिया 34 हमने लिखा अंश। अब आप देख रहे होंगे ये 28, 34, 55, 17 लिख करके आ रहा है। अब उसके बाद में आपके सामने ये सित्तीनी बटन है, ये यहाँ पर जो बटन देख रहे हैं डिग्री मिनट सेकंड का ये बटन, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो वो खुद आशारी निज़ाम में कर देगा। इसको दबाने के बाद में आप ये बराबर का बटन दबा दें तो देखिए इसने नीचे आशारी निज़ाम में दिखा दिया 28 दर्जा 20 दक़ीक़ा और 43.46 सानिया 86 सानिया। तो इसने क्या किया, इसको आशारी निज़ाम से सित्तीनी निज़ाम में बदल दिया। तो हम लोग ज़्यादातर इसी सित्तीनी निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया तूले बलद और अर्ज़ बलद। उसके बाद में है दर्जा। दर्जा किसको कहा जाता है? तो दर्जा जो होता है ये किसी दायरे को अगर 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए, बल्कि 360 दायरे को अगर 360 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर हिस्सा जो होता है ये दर्जा कहलाता है। जैसे हमने ये दायरा बनाया और इस दायरे को यहाँ सेंटर से 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह करते करते हम इसको 360 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा जो होता है ये दर्जा कहलाता है। एक दायरा जो होता है ये 360 दर्जे का होता है। दर्जे का निशान इस तरीके से लगाया जाता है, छोटा सा ज़ीरो। तो ये हुआ दर्जा, दक़ीक़ा। उसके बाद में दर्जे को इंग्लिश में, दर्जे को जो है इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। उसके बाद दक़ीक़ा। दर्जे को अगर 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यही जो दर्जे हमने बनाए हैं इसको अगर हम 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक हिस्सा जो है ये दक़ीक़ा कहलाता है। एक दर्जा जो होता है ये 60 दक़ीक़े का होता है। तो जब हम इस दर्जे को 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो ये हिस्सा जो होगा हमारे पास एक दक़ीक़ा कहलाएगा। इसको इंग्लिश में मिनट कहा जाता है। उसके बाद सानिया। सानिया किसको कहते हैं? अब जो दक़ीक़ा हमारे पास आया, इस दक़ीक़े को अगर हम 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा जो होता है ये सानिया कहलाता है। सानिया।
इसको इंग्लिश में सेकेंड कहा जाता है, इस तरह से। तो ये हुआ दर्जा, दकीका और सानिया। अच्छा, दर्जा और दकीका को लिखने का तरीका। दर्जा को हम इस तरह से लिखते हैं, मसलन हमने 28 दर्जा, दर्जा के लिए हमने छोटा सा ज़ीरो बना देते हैं। फिर दकीका अगर लिखना है तो 23 दकीका, दकीका के लिए हमें छोटा सा निशान लगा देते हैं। और फिर सानिया लिखना है तो मसलन 25 सानिया के लिए हमें 2 निशान लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है सालिसा, तो सानिया का 60वां हिस्सा सालिसा कहलाता है। फिर आता है राबिया, तो सानिया और सालिसा का 60वां हिस्सा राबिया कहलाता है। वाला हदल क़यास खामिसा, सादिसा, साबिया वगैरह। इसी पर बाकी चीज़ों को हम क़यास कर सकते हैं। अच्छा, तो उसी को बताया है दर्जा यानी डिग्री। दायरे के 360 बराबर बराबर हिस्से किए जाएँ तो हर हिस्सा दर्जा कहलाता है। दकीका यानी मिनट, दर्जे का 60वां हिस्सा दकीका कहलाता है। सानिया यानी सेकंड, तो कहते हैं दकीके का 60वां या दर्जे का 36वां हिस्सा, ये सानिया कहलाता है। इसी तरह सानिया का 60वां हिस्सा सालिसा, सालिसा का 60वां हिस्सा राबिया कहलाता है, अला हादल क़यास। लेकिन इल्म तौक़ीत और इल्म हयत में उमूमन सानिया के बाद सालिसा राबिया बयान नहीं किया जाता, बल्कि सानिया का 100वां हिस्सा आशारी निज़ाम के तहत जिक्र कर देते हैं। उसको जो है आखिर में आशारी निज़ाम में ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है तो हम 36.84 सानिया लिख देते हैं, इस तरीके से। तो फिर सानिया के बाद में जो है हम उसके बाद आशारी निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं इल्म है तो तौक़ीत में। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबें पढ़ें, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह की किताबें पढ़ें, तो उसमें सालिसा राबिया वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब मौजूदा दौर में सालिसा राबिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बाकी चीज़ों को आशारी निज़ाम के तहत जिक्र कर दिया जाता है। समतुर रास, आप कहीं भी खड़े हों किसी भी मकाम पर और अपने सर से एक बिल्कुल सीधा ख़त फ़र्ज़ करें आसमानों तक, तो ये जो ख़त है ये समतुर रास कहलाता है। इसी तरह समतुल कदम भी, कि आप जहाँ पर खड़े हैं अपने पैरों के नीचे से एक बिल्कुल सीधा ख़त फ़र्ज़ करें ज़मीन के नीचे तक, तो ये जो ख़त है ये क्या होगा, समतुल कदम कहलाता है। तो कहते हैं समतुल रास यानी ज़ेनित, हमारे सर के बीचों बीच अगर एक ख़त मुस्तकीम आसमानों की तरफ बुलंद किया जाए तो ये समतुल रास कहलाता है। दायरा उफ़ुक़, आप कहीं भी खड़े हो जाएं और दरमियान में कोई इमारतें वगैरह, पहाड़ वगैरह, अशजार वगैरह, दरख्त वगैरह ये कुछ हाइल ना हो, बल्कि बिल्कुल हमवार ज़मीन हो, दूर तक आपकी निगाह काम कर रही हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी नज़र के सामने ज़मीन और आसमान आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और फिर जब उसको आप ऐसे चारों तरफ देखते जाएंगे तो पूरा एक दायरा बन जाएगा। तो जहाँ पर ज़मीन और आसमान हमको मिलते हुए दिखाई देते हैं, वही हिस्सा जो होता है वो दायरा दायरे उफ़ुक़ कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिज़ॉन सर्कल। कहते हैं समतुल रास से हर जानिब, समतुल रास से हर जानिब 90 दर्जे की दूरी पर ये जो दायरा बनता है 90 दर्जे की दूरी पर बनता है। तो 90 दर्जे की दूरी पर उफ़ुक़न हॉरिज़ॉन्टल जो दायरा बनता है वो दायरे उफ़ुक़ कहलाता है। उसे ही उफ़ुक़ हक़ीक़ी भी कहा जाता है। बोध समती, बोध समती जो है, जो अभी हमने समतुल रास समझा कि हमारे सर से एक सीधा ख़त फ़र्ज़ किया जाए, अब इसी ख़त से किसी चीज़ की दूरी जो है ये बोध समती कहलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज है, अब इसको देखा जाएगा कि जैसे हमारे सर से इतना आगे हटा हुआ है, इस कदर आगे की तरफ झुका हुआ है, तो अब हम अपने सर समतुल रास से उसकी पैमाइश करेंगे। अगर वो 10 दर्जा आगे की तरफ है तो हम कहेंगे कि सूरज की बोध समती इस टाइम 10 दर्जा है। तो ये समतुल रास से किसी चीज़ की दूरी जो होती है ये बोध समती कहलाती है। तो उसी को कहते हैं समतुल रास से मरकज़े शम्स, मरकज़े शम्स, सूरज का बिल्कुल मरकज़, सेंटर ऑफ सन डिस्क की दूरी जो है ये बोध समती कहलाती है। ये 0 ता 180 दर्जे होती है, 0 से लेकर के 180 दर्जे तक। जाहिर सी बात है कि समतुल रास से और जो हमारा दायरे उफ़ुक़ बना है वो 90 दर्जे पर है, फिर वहाँ से जो है 180 दर्जे पर हमारा समतुल कदम आएगा। इसी तरह आप पीछे की तरफ अगर आप जाएँ तो हमारे समतुल रास से पीछे की तरफ जो दायरे उफ़ुक़ बन रहा है वो 90 दर्जे पर है, और फिर उसके बाद हमारे समतुल कदम तक आएगा वो भी 90 दर्जे होगा, तो 180 दर्जे हो जाएगा। तो ये कम से कम 0 दर्जा, जब सूरज हमारे बिल्कुल समतुल रास पर होगा तो वो 0 दर्जे पर होगा,
और फिर उसके बाद वो बढ़ता रहेगा। जब हमारे बिल्कुल समतुल कदम पर आएगा तो वो 180 दर्जे होगा, और फिर उसके बाद वो पीछे की तरफ से आकर के फिर जब हमारे समतुल रास पर पहुँचेगा तो वो अपने 360 दर्जे पूरे करके और 0 दर्जे पर फिर आ जाएगा। इर्तिफाए शम्स, अभी आपने दायरे उफ़ुक़ समझा। अब ये दायरे उफ़ुक़ जो है, इसी से सूरज की जो बुलंदी होती है इसे इर्तिफाए शम्स कहा जाता है। देखा जाता है कि दायरे उफ़ुक़ से सूरज कितना बुलंद है, जितना बुलंद होगा उतने ही दर्जे जो है उसका इर्तिफ़ा कहलाएगा। मसलन 10 दर्जे बुलंद है दायरे उफ़ुक़ से, तो कहा जाएगा कि इर्तिफाए शम्स 10 दर्जे। तो इसी को कहते हैं अल्टीट्यूड ऑफ सन, इसको इंग्लिश में कहते हैं उफ़ुक़ से मरकज़े शम्स की ऊंचाई। ये क्या है? इर्तिफाए शम्स कहलाती है। ये 0 ता 90 दर्जे होती है। उफ़ुक़ से लेकर के उफ़ुक़ 0 दर्जे पर, और वहाँ से लेकर के फिर हमारे सर तक समतुल रास तक जो आएगा ये 90 दर्जे। ऐसे ही पीछे की तरफ उफ़ुक़ 0 दर्जे पर, और वहाँ से जो हमारे समतुल रास तक आएगा वो 90 दर्जे होगा। तो ये 0 से लेकर के 90 दर्जे तक होती है। इन्हितात शम्स, इन्हितात शम्स का मतलब वही दायरे उफ़ुक़ से सूरज कितना नीचे है, तो इसको इन्हितात शम्स कहा जाता है। और फ़ी ज़मानिना आजकल जो है इन्हितात को भी इर्तिफ़ा ही कह दिया जाता है। तो कहते हैं इन्हितात शम्स ये डिप्रेशन ऑफ सन। जब सूरज ज़ेरे उफ़ुक़ हो तो उफ़ुक़ से मरकज़े शम्स की दूरी इन्हितात शम्स कहलाती है, और ये भी 0 से लेकर के 90 दर्जे तक होती है। और आजकल जो है मैंने बताया कि इन्हितात को भी इर्तिफ़ा से ताबीर कर दिया जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की जाती है, और ये कहा जाता है कि इस वक्त इर्तिफ़ाए शम्स 10 दर्जे माइनस में। जब उफ़ुक़ से सूरज बुलंद होगा तो उसको प्लस से ताबीर करेंगे, और जब नीचे होगा तो उसको माइनस से ताबीर करेंगे। अगर कहा जाए कि इस वक्त इर्तिफ़ाए शम्स 10 दर्जा प्लस है, तो समझ जाना चाहिए कि सूरज जो है उफ़ुक़ से अभी ऊपर है। और अगर कहा जाए कि इर्तिफ़ाए शम्स 0 दर्जा माइनस है, तो समझ जाना चाहिए कि सूरज जो है 0 दर्जा नहीं बल्कि 10 दर्जा माइनस है, तो समझ जाना चाहिए कि सूरज जो है उफ़ुक़ से नीचे जा चुका है, 10 दर्जे तक उसका मरकज़ और उसका सेंटर पहुँच चुका है। नोट, अक्सर इन्हितात को मनफी इर्तिफ़ा के साथ ज़ाहिर करते हैं। नीज़ 90 दर्जे में इर्तिफ़ा को तफ़रीक़ करने पर बौद समती, और 90 दर्जे से बौद समती तफ़रीक़ करने पर इर्तिफ़ाए शम्स हासिल होता है। बौद समती और इर्तिफ़ा दोनों को बता रहे हैं कि एक को अगर दूसरे से तफ़रीक़ कर दिया जाए 90 दर्जे से, तो एक से को दूसरे से हासिल किया जा सकता है। अच्छा, मील शम्स, अभी आपने ख़त्ते इस्तिवा समझा था। ये दायरा जो है इसके बीचों बीच में एक दायरा फ़र्ज़ किया गया, ख़त फ़र्ज़ किया गया, यह ख़त्ते इस्तिवा है। और इसी के बिल्कुल मुहाज़ी आसमान में मैंने बताया कि ख़त्ते मुअद्दिलुन नहार है, और उसी ख़त्ते मुअद्दिलुन नहार से जो सूरज की दूरी होती है वो दूरी मील शम्स कहलाती है। सूरज जो है इस ख़त्ते इस्तिवा पर आता है, यानी मुअद्दिलुन नहार पर आता है, और फिर उसके बाद वो जानिब शिमाल बढ़ता है। जानिब शिमाल बढ़ते बढ़ते वो 23 दर्जा और 26 दक़ीक़े तक जाता है। 23 दर्जा और 26 दक़ीक़े तक जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर वापसी कर लेता है, दोबारा ये ख़त्ते इस्तिवा पर आता है मुअद्दिलुन नहार पर, और फिर उसके बाद यहाँ से बढ़ता है तो यहाँ पर भी ये 23 दर्जा और 26 दक़ीक़े तक आता है। 23 दर्जा और 26 दक़ीक़े तक ये सूरज आता है। तो ये जो इसकी ख़त्ते इस्तिवा से दूरी होती है सूरज की, मुअद्दिलुन नहार से जो इसकी दूरी होती है, यही दूरी जो होती है ये क्या है? मील शम्स कहलाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 23 दर्जे 26 दक़ीक़े शिमाली नॉर्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा 23 दर्जे 26 दक़ीक़े जुनूबी साउथ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद फिर सूरज वापसी कर लेता है, यानी सूरज यहीं तक आता है, दुनिया में बाकी और मकामात पर सूरज नहीं जाता, यहीं से वापसी कर लेता है सूरज। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी दूरी होती है, जो मील शम्स बनता है, वो 23 दर्जे 26 दक़ीक़े बनता है। यानी ख़त्ते इस्तिवा से सूरज की जो दूरी होती है वही दूरी मील शम्स कहलाती है। इसको नॉर्थ से और इसको साउथ से ज़ाहिर करते हैं।
और ये नॉर्थ और साउथ वाला जो है कभी कभी इसको प्लस से और इसको जो है कभी कभी माइनस से जाहिर करते हैं। कैलकुलेटर वगैरह पर हमें इस्तेमाल करना है तो हम फिर वहाँ पर प्लस और माइनस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ तो समझेगा नहीं, उसमें एन और एस तो आएगा नहीं। तो फिर कैलकुलेटर को समझाने के लिए हमें प्लस और माइनस का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो शिमाली है उसके लिए प्लस और जो जुनूबी है उसके लिए माइनस। इसी तरह अर्ज़ बलद और तूल बलद में भी शिमाली अर्ज़ बलद को हम प्लस से और जुनूबी अर्ज़ बलद को हम माइनस से ताबिर करते हैं। और इसी तरह तूल बलद में भी होता है कि शर्क़ी तूल बलद को हम प्लस से और गरबी तूल बलद को हम माइनस से ताबिर करते हैं कैलकुलेटर को समझाने के लिए। तो ये मील शम्स हो गया, कहते हैं सन डिक्लिनेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ख़त्ते इस्तिवा से मरकज़ शम्स की करीब तरीन दूरी ये मील शम्स कहलाती है। अगर सूरज जानिब शिमाल हो ऊपर की तरफ तो मील शिमाली, और जानिब जुनूब हो तो मील जुनूबी कहलाता है। मील आज़म जो सबसे ज़्यादा दूरी है मौजूदा दौर में 23 दर्जे 26 दक़ीक़े है, जो शिमालन जुनूबन यकसां है। उमूमन मील शम्स शिमाली को प्लस और मील शम्स जुनूबी को माइनस से ज़ाहिर करते हैं। किताब में साल भर के मील शम्स का जदवल आखिरी सफ़हात पर मुलाहज़ा फरमाएँ। साल भर में मील शम्स कब किस तारीख को कितना होगा, ये पूरा जदवल जो है आखिर में सफ़ा नंबर ग़ालिबन 27-28 पर दिया गया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तारीख़ को मील शम्स कितना होता है। और ये मील शम्स है, अर्ज़ बलद है, तूल बलद है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनके बग़ैर औक़ात निकालना नामुमकिन है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि अगर कोई शख्स मील शम्स, मील को, अर्ज़ को, तूल को ना जाने तो उसके लिए औक़ात निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। तादिल अय्याम, ये जो हमारा सूरज है इसकी रफ्तार हमेशा यकसा नहीं रहती, कभी तेज़ रफ्तार है तो कभी सुस्त रफ्तार है। आप देखते हैं कि ज़वाल जो होता है तो कभी 12 बजे होता है, 12 बजे हमारे सर पर आ जाता है, कभी जो है 12:05 पर, यानी आज 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, सुस्त रफ्तार है। कभी 12:10 पर, यानी आज 10 मिनट लेट है। कभी 12:15 पर, आज 15 मिनट लेट है। और इसी तरह क्या होता है, कभी 11:55 पर आ जाता है, यानी आज 5 मिनट पहले पहुंच गया। कभी 11:85 पर आ जाता है, कभी 11:45 पर आ जाता है, 44 मिनट तक आता है ज़वाल। तो अब ये जो है आप देखते हैं कि हमेशा सूरज की रफ्तार यकसा नहीं होती, क्योंकि अगर यकसा रफ्तार होती तो रोज़ाना उसको 12 बजे सर पर आना चाहिए था, समतुल रास पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो रोज़ाना 12 बजे नहीं आता है, कभी पहले भी आ जाता है, कभी बाद में भी आता है। तो अब इसी रफ्तार को समझने के लिए अहले हयात ने, उलमाए हयात ने क्या किया, एक अपना फ़र्ज़ी सूरज बनाया, एक सूरज फ़र्ज़ कर लिया। उनका फ़र्ज़ी सूरज है जो रोज़ाना 12 बजे आपके समतुल रास पर आएगा, गर्दिश करता हुआ वो समतुल रास पर आएगा, घूमता हुआ फिर वो आपके समतुल रास पर 12 बजे, उसकी रफ्तार हमेशा यकसां फ़र्ज़ की गई। अब देखा यह गया कि जो फ़र्ज़ी सूरज है और जो हकीकी सूरज है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। अगर फ़र्ज़ी सूरज पहले पहुंच गया समतुल रास पर और हकीकी सूरज बाद में पहुंच रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जितने मिनट और जितने सेकंड का फ़र्क आया, यही मिनट और सेकंड जो होते हैं ये तादिल अय्याम कहलाते हैं। मसलन 12 बजे फ़र्ज़ी सूरज पहुंच गया, लेकिन 12:02 पर असली सूरज पहुंचा। तो अब ये जो 2 मिनट का फ़र्क पाया गया, तो ये 2 मिनट जो होंगे ये तादिल अय्याम कहलाएंगे। या इसका बराक्स कर लीजिए कि 11:58 पर असली वाला सूरज पहुंच गया और फ़र्ज़ी सूरज जो है ये 12 बजे पहुंचा, तो 2 मिनट का फ़र्क आया, तो ये 2 मिनट जो होंगे ये तादिल अय्याम कहलाएंगे। तो अगर हमारा असली सूरज हमारे समतुल रास पर पहले आ जाए और ये फ़र्ज़ी सूरज बाद में आए, तो ये तादिल अय्याम माइनस होती है। और अगर फ़र्ज़ी सूरज पहले आ जाए और असली सूरज बाद में आए, तो ये तादिल अय्याम क्या होती है, माइनस होती है। तो यही फ़र्ज़ी सूरज और हकीकी सूरज में जो वक्ती फ़र्क पाया गया, उसी वक्त को जो है तादिल अय्याम कहा जाता है। तो उसी को कहते हैं तादिल अय्याम, इक्वेशन ऑफ टाइम। हकीकी सूरज की चाल यकसा नहीं रहती, कभी सुस्त तो कभी चुस्त।
लिहाजा हकीकी सूरज और फ़र्ज़ी सूरज जिसकी चाल हमेशा यकसा रहती है, के माबैन फ़र्क को तादिल अय्याम से बराबर करते हैं। ये कभी मनफ़ी और कभी मुस्बत होता है। मनफ़ी मतलब माइनस होता है और कभी मुस्बत यानी प्लस होता है। इसके जदवल आखिरी सफ़हात पर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। आखिरी सफ़हात पर जो है जदवल इसका दे दिया गया है, वही 27-28 सफ़े पर। तो वहाँ पर आप देख कर के तादिल अय्याम उसकी निकाल सकते हैं कि किसकी कितनी तादिल चल रही है, माइनस में है या प्लस में है। देखिए उसके बाद में है बलदी घड़ी, जिसे इंग्लिश में लोकल टाइम कहा जाता है। बलदी घड़ी किसको कहते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि बइत्तिफ़ाक़ राय ये तय पाया कि सूरज जब हमारे सर के ऊपर आए, तो हम चाहे जिस मुल्क में हों, चाहे अपने हिंदुस्तान में हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, तो बइत्तिफ़ाक़ राय ये बात मुसल्लम हुई कि जब सूरज सर पर आए उस वक्त जो है ठीक 12 बजे का वक्त होना चाहिए तकरीबन। अब रोज़ाना सूरज जो है दोपहर के वक्त ही हमारे सर पर आता है और उस वक्त 12 बज रहा होता है। अगर ऐसा ना होता तो कहीं ऐसा होता, अगर पूरी दुनिया में एक टाइम राइज होता और हम हर मुल्क का अलग अलग टाइम ना होता, तो ऐसा होता कि किसी मुल्क में 12 बजे सूरज सर पर आता तो कहीं 1 बजे, कहीं 2 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे, हर जगह जो है अलग अलग वक्त होता सूरज के सर पर आने का, यानी दोपहर होने का। तो बइत्तिफ़ाक़ राय यह तय पाया कि जहाँ कहीं भी जिस मुल्क में भी सूरज सर पर हो तो सर पर आने का टाइम उसका तकरीबन 12 बजे ही होना चाहिए। तो अब दूसरी बात यहाँ पर ये, पहली बात तो ये कि सूरज हमारे सर पर तकरीबन 12 बजे आता है, और दूसरी चीज़ ये कि सूरज जो गर्दिश करता है तो वो एक दायरे में गर्दिश करता है। हम जानते हैं दुनिया गोल है और इसी दायरे में उसकी गर्दिश हो रही है, और हर दायरा जो होता है 360 दर्जे का होता है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर बना करके बताया था कि हर दायरा 360 दर्जे का होता है। तो सूरज 24 घंटे में 360 दर्जे तय करता है। 12 घंटे में कितने तय करेगा? 360 का आधा है, 180 दर्जे तय करेगा। 6 घंटे में 180 का आधा यानी 90 दर्जे तय करेगा। 3 घंटे में 45 दर्जे, और जब 3 घंटे में 45 दर्जे तो 1 घंटे में सूरज जो तय करेगा वो उसका 15 दर्जे का सफ़र होगा। तो सूरज 1 घंटे में 15 दर्जे तय करता है, और 1 दर्जा जो होता है सूरज का वो 4 मिनट में, 1 दक़ीक़ा जो होता है वो 4 सेकंड में। इस तरह से जो है सूरज का सफ़र जारी और सारी। अब सूरज जब हमारे सर पर आया तो हमारे यहाँ 12 बजा। अब ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में एक साथ तो सर पर आएगा नहीं, ना पूरे मुल्क में एक साथ सर पर आएगा। तो जब हमारे सर पर आया तो हमारे यहाँ 12 बजा। फिर 4 मिनट के बाद जब 1 दर्जा वो और आगे बढ़ा तो अब वहाँ 12 बजना चाहिए। फिर उसके 4 मिनट के बाद जब वो और आगे बढ़ा तो अब वहाँ 12 बजना चाहिए। हालांकि यहाँ पीछे वाली जगह पर अब 8 मिनट का फ़र्क हो गया। तो इस तरह एक ही मुल्क में मुख्तलिफ टाइम हो जाएंगे कि किसी शहर में अभी 12 बज रहा होगा तो वहीं के दूसरे शहर में 4 मिनट के बाद 12 बजेगा। और आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन 66-67 दर्जे से लेकर के 96-97 दर्जे तक फैला हुआ है, यानी 30 दर्जे फैला हुआ है। तो सूरज अगर अब 30 दर्जे सूरज कितनी देर में तय करता है? 2 घंटे में। तकरीबन सूरज को पूरा हिंदुस्तान पार करने में जो है 1 घंटा 56 मिनट का वक्त लगता है। अब सूरज जो है 2 घंटे तक हिंदुस्तान में ही चलता रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ सर पर है, फिर वहाँ सर पर होगा, फिर वहाँ सर पर होगा, फिर वहाँ सर पर होगा। तो इस तरह पूरे हिंदुस्तान में जो है 2 घंटे तक जो है 12 ही बजते रहना चाहिए। जो जहाँ सबसे पहले पहुँचा वहाँ सबसे पहले 12 बज गया, और जब सबसे आखिर में वहाँ पहुँचा जो हिंदुस्तान का बिल्कुल मगरिबी किनारा है, तो अब जो हिंदुस्तान का बिल्कुल मशरिकी किनारा था वहाँ 2 बजना चाहिए। तो हकीकत में ऐसा ही है कि हर शहर का टाइम अलग अलग होता है और हर शहर के टाइम में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ 12 पहले बज जाता है, और हमसे जो मगरिबी इलाके हैं वहाँ 12 बाद में बजता है, और हमसे जो मशरिकी इलाके हैं वहाँ 12 हमसे पहले बज जाता है। तो ये होता है बलदी टाइम, जो सूरज की रफ्तार के हिसाब से शहरों का टाइम निकाला जाता है। और फिर होता है एक मेयारी टाइम, जैसा कि इसमें 11 घड़ी में, जिसको स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, और हमारे बुज़ुर्गों ने उसको रेलवे टाइम भी लिखा।
किताबों में रेलवे टाइम के अल्फाज मिलते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये हर मुल्क वाले ने अपनी अलग अलग घड़ियाँ कायम कर रखी हैं और सारी घड़ियों को वहीं ग्रीनविच की घड़ी से मिलाया जाता है। और हर मुल्क में एक कोई ख़ास अर्ज़ बलद या तूल बलद ले करके उसी के हिसाब से हर मुल्क का टाइम अलग अलग रखा गया। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में GMT 5:30 प्लस रहता है और ये टाइम जो होता है ये -11 से लेकर के +12 तक जाता है। और कभी कभी कुछ हुकूमती निज़ाम के तहत इसमें तब्दीली भी की जाती है तो ये +14 तक चला जाता है। तो इस तरह हर मुल्क के औकात मुख्तलिफ होते हैं। पूरे मुल्क के लिए जो घड़ी जारी की जाती है उस घड़ी को, उस टाइम को जो है मेयारी टाइम कहा जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर इस टाइम हमारे यहाँ 12 बज रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त 12 ही बज रहा होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि 1 बजा हो, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि 11 बजा हो, ऐसा नहीं होगा। हालांकि सूरज की रफ्तार से ऐसा ही है कि टाइम अलग अलग है, हर शहर का टाइम अलग होता है। लेकिन अपने यहाँ एक मुल्क में एक घड़ी राइज कर दी गई ताकि हुकूमती कामों में खलल ना पड़े। वरना हुकूमत ने ऐलान किया कि फ़लाँ काम 12 बजे होगा, अब ये बिल्कुल मगरिबी इलाके का वक्त लिया जाए या बिल्कुल मशरिकी इलाके का वक्त लिया जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ट्रेनों के, हवाई जहाज़ वगैरह के ट्रेवल का जो सफ़र होगा वो मशरिकी इलाके के मुताबिक रखा जाए या मगरिबी इलाके के मुताबिक रखा जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हर मुल्क की एक घड़ी कायम कर दी गई और उसको GMT वो ग्रीनविच से मिला करके, जो ग्रीनविच से मशरिकी इलाके हैं वहाँ जो है उन घड़ियों को आगे रखा गया ग्रीनविच के टाइम से। जैसे हिंदुस्तान की घड़ी ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, नेपाल की घड़ी 6.25 घंटे आगे है, बर्मा की वो बांग्लादेश की घड़ी 6 घंटे आगे है, बर्मा की घड़ी 6.5 घंटा आगे है। तो इस तरह जो है जो मशरिकी इलाके हैं वहाँ की घड़ियों को ग्रीनविच की घड़ी से आगे रखा गया और जो मगरिबी इलाके हैं वहाँ की घड़ी को ग्रीनविच की घड़ी से पीछे किया गया। आगे पीछे करने मतलब ये हुआ कि जो मशरिकी इलाके हैं वहाँ सूरज पहले पहुँचता है तो वहाँ पहले 12 बजेगा, ग्रीनविच में बाद में 12 बजेगा। और जो मगरिबी इलाके हैं तो वहाँ बाद में 12 बजेगा, ग्रीनविच में पहले 12 बज जाएगा। तो इसलिए जहाँ पहले 12 बज रहा वहाँ की घड़ियों को आगे रखा गया और जहाँ बाद में 12 बज रहा है वहाँ की घड़ियों को पीछे रखा गया। तो इस तरह मुल्क की घड़ियाँ कायम की गईं और तूल बलद के हिसाब से हर शहर की घड़ी अलग अलग होती है। इसी को लोकल टाइम भी कहा जाता है और इसी को बलदी घड़ी भी कहा जाता है। इसके निकालने का तरीका बहुत आसान है कि आपका जो तूल बलद है, आप उस तूल बलद को 15 पर तकसीम कर दें, आपकी घड़ी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि बरेली शरीफ का तूल बलद 79 दर्जा और 27 दक़ीक़ा है। अब आइए हम बोर्ड पर देखते हैं और फिर उसको कैलकुलेटर से भी हल कर लेते हैं कि बरेली शरीफ की घड़ी में ग्रीनविच की घड़ी से कितना आगे होना चाहिए। अब देखिए हम लिखते हैं 79 दर्जा और 27 दक़ीक़ा और इसको हम तकसीम कर देते हैं 15 पर। तो हम इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे और ये तकरीबन टाइम आता है 5 घंटे 17 मिनट 48 सेकेंड। 79 दर्जा 27 दक़ीक़ा, ये बरेली शरीफ का तूल बलद है और इसको हमने 15 पर तकसीम किया तो ये वक्त आता है 5 घंटे 17 मिनट 48 सेकेंड, यानी 5 घंटे 17 मिनट और ये 48 सेकेंड। तो ग्रीनविच से बरेली शरीफ का जो फासला है वो 5 घंटे 17 मिनट 48 सेकेंड का है। लेकिन हिंदुस्तान की घड़ी वो 5.5 घंटे है, 5 घंटे 17 मिनट नहीं है। तो इसलिए बरेली शरीफ की घड़ी में और हिंदुस्तान की घड़ी में, जो हिंदुस्तान का मेयारी टाइम है, उसमें जो फ़र्क आता है वो फ़र्क जो होता है वो 12 मिनट और 12 सेकंड का फ़र्क आता है। तो इसी को बताया बलदी घड़ी, लोकल टाइम। तूल बलद को 15 से तकसीम करने से जो घड़ी हासिल हो उसे बलदी घड़ी कहा जाता है। मेयारी घड़ी यानी स्टैंडर्ड टाइम, मुल्की इंतज़ामात को संभालने के लिए हुकूमत पूरे सूबे, पूरे मुल्क या सूबे के लिए जिस घड़ी को मेयार स्टैंडर्ड बना ले वो क्या है, मेयारी घड़ी है। अब आगे है तादील मुरव्वज। अभी आपने बलदी घड़ी समाप्त किया और फिर उसके बाद आपने मेयारी घड़ी समाप्त किया। अब ये जो बलदी घड़ी और मेयारी घड़ी, जैसे हिंदुस्तान की मेयारी घड़ी
5 घंटे 30 मिनट। और बरेली शरीफ का जो टाइम निकला ये 5 घंटे 17 मिनट 48 सेकंड। तो बरेली शरीफ की घड़ी में और हमारी मुल्क की घड़ी में जो फ़र्क आता है जितने मिनट और जितने सेकंड का, उसी को जो है तादील मुरव्वज कहा जाता है। जैसे बरेली शरीफ और हिंदुस्तान की घड़ी में जो फ़र्क आ रहा है वो 12 घंटे 12 मिनट 12 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। 12 मिनट और 12 सेकंड का फ़र्क आया। तो ये 12 मिनट और 12 सेकंड का जो फ़र्क है वो क्या है, मेयारी वो तादील मुरव्वज। और फिर यही तादील मुरव्वज हम जो वक्त निकालते हैं नमाज़ों का और रोज़ा में सहर इफ्तार वगैरह का जो वक्त निकालते हैं, तो ये वक्त जो हमारे पास निकल करके आता है ये हमारे बलदी घड़ी के एतबार से होता है। फिर उसी में तादील मुरव्वज वगैरह का इजाफ़ा करके या उसकी कमी करके हम क्या करते हैं, इस वक्त को अपने मुल्क की घड़ी के मुताबिक करते हैं और कहते हैं कि इतने बज कर के इतने मिनट पर रोज़ा इफ्तार होगा या इतने बज कर के इतने मिनट पर सहरी ख़त्म होगी, हमारे मुल्क की घड़ी के एतबार से। वरना सबसे पहले जो हमारे पास वक्त आता है वो हमारे पास हमारी बलदी घड़ी के मुताबिक वक्त आता है। तो तादील मुरव्वज भी निकालने का तरीका होता है। तादील मुरव्वज हम कैसे निकालेंगे, तो अभी इंशाअल्लाह ताला वो आपको आगे निस्फ़ नहार के बाब में बताया जाएगा। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, जो फ़र्क होता है दोनों के दरमियान। कहते हैं मेयारी घड़ी और बलदी घड़ी के माबैन फ़र्क को तादील मुरव्वज कहते हैं, जो कि मेयारी घड़ी से बलदी घड़ी को तफरीक करने पर हासिल होता है। आप मेयारी घड़ी से बलदी घड़ी को तफरीक कर दें, 5.5 घंटे से 5 घंटे 17 मिनट और 48 सेकंड अगर आप तफरीक कर दें, कम कर दें, तो 12 मिनट और 12 सेकंड बचते हैं। तो यही 12 मिनट और 12 सेकंड क्या होगा, ये तादील मुरव्वज कहलाएगा। कुतबैन आपको बताया जा चुका है कि ये दुनिया हमारी गोल है और इसके बीच में यह ख़त्ते इस्तिवा है जो कि शर्क़न और ग़रबन है, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ। और फिर ये जो शिमाली इलाक़ा है सबसे किनारे पर और ये जो जुनूबी इलाक़ा है सबसे किनारे पर, इस इलाक़े को कुतबैन कहा जाता है। और यही वो मकाम है कि जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ कुतबैन में मार्च से लेकर के सितंबर तक दिन होता है, उस टाइम यहाँ रात रहती है। और फिर यहाँ सितंबर से लेकर के मार्च तक दिन होता है, तो उस टाइम वहाँ पर रात रहती है। तो ये वो इलाक़ा है जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो उसी को कह रहे हैं कुतबैन, पोल्स। ख़त्ते इस्तिवा से हर जानिब 90-90 दर्जे पर 90-90 दर्जे की दूरी पर एक नुक्ता जो जानिब शिमाल है उसे कुतुब शिमाली यानी नॉर्थ पोल, और जो नुक्ता जानिब जुनूब है उसे कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल। दायरा निस्फ़ुन नहार ये ऐसा दायरा है जिस दायरे पर सूरज पहुँचता है तो उस वक्त हमारे लिए बिल्कुल ज़वाल का वक्त होता है। और यही वो वक्त होता है कि इसके अगले लम्हे में और अगले सेकंड में हमारे लिए ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। इसीलिए इसी वक्त को हम वक्त ज़ोहर, इब्तिदाए ज़ोहर से ताबीर कर दिया करते हैं। ये दायरा निस्फ़ुन नहार हम कहीं पर भी खड़े हों तो हम अपने समतुर्रास से, समतुर्रास आपको बताया गया था कि एक ख़त जो आसमानों तक पहुँचे हमारे सर की सीधाई में, उसी को समतुर्रास कहते हैं। तो एक ख़त हम फ़र्ज़ करें अपने समतुर्रास से जो इधर कुतुब शिमाली को मस करता हुआ हमारे समतुल कदम तक आए, यानी उस ख़त तक जो हमारे पैरों से नीचे ज़मीन की तरफ बन रहा है, और फिर वहाँ से इधर कुतुब जुनूबी की तरफ, और फिर कुतुब जुनूबी से फिर हमारे सर पर आ जाए, तो इसी को जो है दायरा निस्फ़ुन नहार कहा जाता है। और सूरज जब इस दायरे पर पहुँचता है तो हमारे लिए ज़वाल का वक्त हो जाता है। इसके अगले लम्हे फ़ौरन सूरज ढल जाता है और वहीं से इब्तिदाए ज़ोहर हो जाती है। तो इसीलिए इसी वक्त को तकरीबन इब्तिदाए ज़ोहर के नाम से ताबीर कर दिया जाता है। तो उसी को बताया दायरा निस्फ़ुन नहार वो शिमालन और जुनूबन बनने वाला दायरा है। शिमालन और जुनूबन दायरा बनने वाला दायरा जो समतुल रात से समतुल कदम और कुतबैन को छूता हुआ गुजरे, उसे दायरा निस्फ़ुन नहार कहा जाता है। उसके बाद है समते क़िबला। इस इल्म में हमें समते क़िबला भी बताया जाता है, यानी हमें यह बताया जाता है कि हम अपने क़िबला का रुख कैसे निकालें। हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो हम किधर को रुख करें तो हमारा रुख क़िबला की जानिब हो जाएगा। तो दायरे उफ़ुक़ का वो नुक्ता, दायरे उफ़ुक़ आपको बताया गया था कि हम कहीं भी खड़े हों और दरमियान में कोई इमारत वगैरह, अशजार वगैरह हाइल ना हों, तो हमारी हद निगाह पर ज़मीन व आसमान मिलते हुए दिखते हैं। और जब चारों तरफ हम घूमेंगे तो वो एक दायरे की शक्ल बनेगी। तो उस दायरे उफ़ुक़ का वो नुक्ता, वो हिस्सा कि जिसकी तरफ मुँह कर लेने से हमारा मुँह क़िबले की तरफ हो जाए,
उसी को समते क़िबला कहा जाता है। फ़स्ल तूल, फ़स्ल तूल किसको कहते हैं? तूले बलद, जो आपका शहर है उसका तूले बलद लें, और फिर मक्का शरीफ का तूले बलद लें, और मक्का शरीफ के तूले बलद को अपने शहर के तूले बलद से मनफी करें, तफरीक करें, कम कर दें। तो जो नतीजा निकल करके आएगा उसे फ़स्ल तूल कहा जाएगा। तो उसी को कहते हैं तूले काबा। फ़स्ल तूल, तूले काबा मुअज़्ज़मा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, और तूले बलद मतलूब के माबैन फ़स्ल को तूल कहते हैं। अब आज के सबक में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आगे आने वाले सबक में निस्फ़ुन नहार हक़ीक़ी के ताल्लुक़ से आपको बताया जाएगा।